आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हेडिंग देंगे दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर अब लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है इन पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन जो होगा, पेल्विस रीजन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर पेल्विक गर्डल वाला जो एरिया होता है, पेल्विक गर्डल हमारे दो जो गर्डल होंगे, एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हमारे शोल्डर वाला एरिया होता है और पेल्विक गर्डल जो है वो हिप वाले रीजन को कहते हैं। तो हिप वाले रीजन के अंदर में, पेल्विक गर्डल के अंदर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो पेल्विस रीजन के अंदर में वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है और क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी चीज़ें इसमें होंगी। सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर टेस्टिस जो है ये सिंगुलर होता है और टेस्टिस जो होता है वो प्लूरल होता है। इस केस में हम लोग यहाँ पर पेयर हमने लिखा है तो इस वजह से हम लोग यूज़ करेंगे टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस जो होगा वो 2 होगा। दूसरा यहाँ पर एक्सेसरी डक्ट्स, तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड्स और फिर चौथी चीज़ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, इस तरीके से हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में होती हैं, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होंगे, एक्सेसरी डक्ट्स, उसके साथ साथ बहुत सारे डक्ट्स होंगे, हम उन डक्ट्स के बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स और फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक टेस्टिस के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग हम देंगे, हम बारी बारी से इन चारों टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे पेयर ऑफ टेस्टिस, ये हेडिंग होगा अपना, और इसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले ये पहला पार्ट टेस्टिस। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले हम लोग वही अगेन बात कर लेते हैं कि कहाँ पर होता है लोकेशन। तो लोकेशन होगा इसका इनसाइड द स्क्रॉटल सैक, और इसी को कहते हैं स्क्रॉटम, और इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी भी बोल सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नाम इसके हो जाते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, बाहर। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या होगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन the temperature 2 to 3 degrees Celsius below than normal body temperature। जो स्क्रॉटम टेस्टिस जो होगा वो स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होगा, और वो टेस्टिस का रोल ये होता है कि वो गैमेटोजेनेसिस कर सके टेस्टिस के अंदर में ही। आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। और उस स्पर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टेम्परेचर से हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी के अंदर में आपको ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कोई भी मान के चल सकते हैं। तो 2 से 3 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो इसी वजह से क्या होगा कि जब चूंकि ज़्यादा है बॉडी का टेम्परेचर, यही रीज़न होता है कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी यानी कि बॉडी के अंदर ना रख के बॉडी के बाहर रखा जाता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, एक स्क्रॉटम में रखा जाता है जो कि बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। तो बॉडी के बाहर स्क्रॉटम प्रेजेंट होगा और उसके अंदर में टेस्टिस रखते हैं ताकि वो बॉडी से थोड़ा अंदर में रहेगा तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बॉडी का ऑर्गन जो बॉडी के अंदर में ही है
उनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होगा, लेकिन स्क्रॉटम के अंदर में रखने की वजह से फ़ायदा ये हो जाता है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम रह जाता है, ठीक है, और थोड़ा कम रह जाता है और वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन आ जाती है, आइडियल टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है वहाँ पर, जो कि ज़रूरत होती है गैमेटोजेनेसिस के लिए, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। तो बात यहाँ पर वही आ जाती है यहाँ पर कि अगर आपको गैमेट का फॉर्मेशन करना है, अगर आपको मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है, अगर आपको स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करना है, तो जो आइडियल टेम्परेचर चाहिए उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो उसी के लिए क्या करना पड़ता है कि उसको कम करने के लिए, ठीक है, स्क्रॉटम साइक के अंदर में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर कहाँ होगा, इनसाइड द स्क्रॉटल साइक और स्क्रॉटम और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी और पाउच, इन ऑर्डर टू, किस लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रखने के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। तो ये सबसे पहली बात हो जाती है लोकेशन की। अब बात करते हैं साइज़ के स्क्रॉटम का, ईच टेस्टिस का जो साइज़ होगा वो कितना होगा, तो 2 to 3 सेंटीमीटर इंटू 4 to 5 सेंटीमीटर। डायमेंशन आपको आसानी से याद हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर इंटू 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर की इसकी यूँ होता है ना, इस तरीके का होता है। तो ये वाला जो डायमेंशन होता है ये हो जाता है 4 to 5 सेंटीमीटर, और यूँ जो होगा वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके शेप के बारे में, तो जैसा कि आपको बताया यहाँ पर ये शेप किस टाइप का नज़र आता है, ओवल शेप का। यहाँ पर टेस्टिस जो होगा वो ओवल शेप का होगा। साइज़ जो हो जाएगा वो उसका हो जाएगा 2 to 3 सेंटीमीटर इंटू 4 to 5 सेंटीमीटर, और लोकेशन ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहीं पर अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन पुट करी जाए तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हैं हम लोग यहीं पे कि नंबर कितना होगा, कितने होते हैं टेस्टिस, तो ईच पर्सन में कितने होंगे, 2 होंगे। कलर की अगर हम लोग बात कर लें तो कलर कैसा होता है, क्योंकि इसके अंदर में ब्लड वैस्कुलर सप्लाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ब्लड की काफ़ी ज़्यादा अबंडेंसी की वजह से ये थोड़ा रेडिश पिंकिश कलर का नज़र आता है, पिंक कलर का यहाँ पर टेस्टिस होता है, ठीक है। तो लोकेशन हो गया अपना, साइज़ हो गया, शेप हो गया, नंबर एंड कलर। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कवरिंग के बारे में। तो इट इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, एक काफ़ी थिक डेंस कवरिंग, मतलब एक कवरिंग होती है टेस्टिस के चारों तरफ में, जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की एक लेयर होती है टेस्टिस के चारों तरफ में, और वही उसको प्रोटेक्ट करके रखने का भी काम करता है। कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम दे देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो टेस्टिस के अंदर में इट हैज़ अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होंगे, लगभग 250 के आसपास में ईच टेस्टिस में, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस। यहाँ पर यह भी मेंशन करना ज़रूरी है कि हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इट हैज़ अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस इन ईच टेस्टिस कॉल्ड, और उसे क्या बोलेंगे हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके अंदर में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो एक टेस्टिस होगा, टेस्टिस के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि किस टाइप का कंपार्टमेंट होगा और उसके अंदर में क्या कुछ चीज़ें होती हैं। तो 250 कंपार्टमेंट्स होंगे और उन हर एक कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब यहाँ पर हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में से कुछ ट्यूब्स निकली हुई होती हैं, ठीक है। ईच testicular lobule contain 2 to 3, each testicular lobule contain 2 to 3 seminiferous tubules क्या होंगे, हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर में
1 से 3, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हाँ 1 से 3 यहाँ पर क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड होते हैं ये, और हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और इन ट्यूब्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन होगा वो भी हम लोग आगे बात करते हैं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जो होगा उसके अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर होता ये है कि दरअसल कुछ इस तरीके का टेस्टिस का अगर हम डायग्राम बनाकर देखें, रफ आइडिया कुछ अगर लें, तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये जो हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ़िलहाल हमें जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है हम उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक टेस्टिस है, और यहाँ पर ये हमने इसको पहले 2 कंपार्टमेंट में अलग अलग, एक बड़े से चैम्बर में और एक छोटे चैम्बर में हमने डिवाइड कर दिया। इस छोटे चैम्बर के अंदर में प्रेजेंट होता है रेटे टेस्टिस। आगे यहाँ पर अभी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा रेटे टेस्टिस। तो ये रेटे टेस्टिस क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इस बड़े वाले कंपार्टमेंट के अंदर में ये छोटे छोटे जो चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल क्या है, यही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और इनका नंबर जो होगा वो होता है 250 इन ईच टेस्टिस। अब इन हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर से क्या प्रेजेंट होंगे कि कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता यह है कि जैसे यहाँ पर आप यूँ देखें, इस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये एक इस तरीके से ये ट्यूब्स हैं। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये एक ट्यूब है अंदर, एक ये ट्यूब है, और ये दोनों ट्यूब आपस में जाकर यहाँ पर फ्यूज़ हो गए हैं, आपस में जुड़ के, और एक कॉमन ट्यूब बना रहा है, ठीक है। और ये ट्यूब फिर कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, हर एक कंपार्टमेंट में से यहाँ से एक ट्यूब ओपन होते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब का नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम लोग रेटेड टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ट्यूब्स हैं, ये बीच का स्पेस है, सही है ना, ये बाहर का स्पेस है, आउटर पार्ट है ये ट्यूब के बाहर का, ये बीच में भी ये आउटर पार्ट है, और ये एक ट्यूब है, यहाँ पर 2 ट्यूब हैं। तो यहाँ पर कितने ट्यूब हो सकते हैं, यहाँ पर 1 से 3 ट्यूब भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सिंगल ट्यूब हो, ठीक है, बिल्कुल एक सिंगल ट्यूब हो, या फिर यहाँ पर 3 ट्यूब तक भी आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन 3 ट्यूब होंगे, लेकिन वो अंदर में होंगे, बाद में वो आपस में फ्यूज़ होके क्या हो जाते हैं कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर 3 ट्यूब्स थे, ठीक है, यहाँ पर एक ट्यूब था 1, ये बीच वाला एक ट्यूब था 2nd, और यहाँ पर एक ट्यूब था 3rd। ये तीनों ट्यूब अलग अलग थे, जो कि बाद में जाकर इस तरीके से फ्यूज़ होकर और यहाँ पर एक कॉमन ट्यूब बना देते हैं, और ये सब आपस में जाकर यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद यहाँ बनाते हैं अपना रेटे टेस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। बात आ रही होगी समझ में। तो यहाँ पर जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को हम लोग नाम दे रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर मतलब छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो यहाँ से बाहर निकले हुए होंगे। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बात को ध्यान से सुनेंगे कि ये जो ट्यूब्स हैं, अब ये जो ट्यूब है वो इस तरीके का एक ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस ट्यूब के बाहर जो इसका बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये स्पेस, ये चारों तरफ का जो स्पेस है, इसकी बात कर रहे हैं। बाहर में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ ही इस ट्यूब के अंदर भी कुछ सेल्स और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम उन्हीं के बारे में बारी बारी बात करने वाले हैं कि आखिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एनाटॉमी देखेंगे कि किस तरीके से होता है। तब तक अगर आपको इसको जल्दी से नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम ऐसा देख लेते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है और बाहर क्या प्रेजेंट होगा। जैसे ये एक ट्यूब है, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसका हम करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, हम यूं काट देते हैं, ठीक है, ये था
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, हमने इसको यहाँ से ऐसे बीच से काट दिया और काटने के बाद हम इस तरीके से देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है। तो हम इसका क्या ले रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा और यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें होंगी, तो अंदर में हमने कहा कि अंदर में भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे और कुछ बाहर भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो तरीके का सेल नज़र आ रहा होगा। एक जो कुछ सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं इन्हें ही दरअसल जर्म सेल्स बोला जाता है। जर्म सेल्स यानी कि इसी के अंदर में अब मियोसिस होगा और मियोसिस होकर डिवाइड करके ये 4 सेल बनाएंगे। यहाँ पर होगा मियोसिस और मियोसिस करके ये स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पर। तो ये जर्म सेल्स हैं, ठीक है। जर्म सेल्स यानी कि ये गैमेट बनाने वाली, गैमेट मदर सेल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। गैमेट मदर सेल बोला जा सकता है या फिर मियोसाइट बोला जाता था। आप सबों ने चैप्टर 1 पढ़ा है अगर, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि मियोसिस के जिस भी सेल के अंदर मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं, या फिर स्पर्म बना रहे हैं, ये गैमेट बना रही हैं तो गैमेट मदर सेल भी बोला जा सकता है। तो यही वो सेल हैं और इसी से यहाँ पर स्पर्म बन के यहाँ पर ये बीच वाले इस ट्यूब के अंदर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा सेल भी है और इस दूसरे सेल को अलग कलर से लेवल कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो कलर है, यहाँ पर ये जो दूसरे सेल्स नज़र आ रहे हैं ये पिलर शेप के सेल्स होंगे। पिलर शेप्ड हैं, कॉनिकल शेप्ड हैं, ठीक है। तो ये कॉनिकल शेप के होंगे, इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और ये सारे के सारे जो सेल्स हैं इसे हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स, इसे बोला जाता है सर्टोली सेल्स। ये कैसे होंगे, कॉनिकल शेप के होंगे, ठीक है। थोड़े बड़े होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये कौन से थे, ये पहले सर्टोली सेल्स और यहाँ पर ये जो क्यूबॉइडल सेल हैं ये दूसरे सेल हैं, ये हैं अपने क्यूबॉइडल सेल्स, जर्म सेल्स जो कि मियोसिस करके स्पर्म सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो सर्टोली सेल हैं इनका काम क्या होता है, तो सर्टोली सेल जो कि कॉनिकल शेप के हैं ये क्या करते हैं कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये जो सेल होंगे ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। किसे, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। जब यहाँ पर ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होगा ये जब डिवाइड करके मियोसिस करके जब स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा तो इस स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो सर्टोली सेल्स का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रोवाइड, क्या हो रहा है आज, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू किसे, तो ये हो गया भाई साहब इधर स्पर्म सेल्स। तो स्पर्म सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। आई होप बात आ गई होगी समझ में। ये हो जाता है सर्टोली सेल का काम। तो अंदर में हमने देखा कि ये क्या है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने देखा कि अंदर की साइड में 2 टाइप के सेल्स हैं, पहले हैं सर्टोली सेल्स, दूसरे हैं क्यूबॉइडल सेल्स या फिर जर्म सेल्स जिसे कह रहे हैं। ये क्यूबॉइडल सेल या जर्म सेल्स मियोसिस करके स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो गैमेट बनता है इसको फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो सर्टोली सेल्स जो कॉनिकल शेप के होते हैं ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे स्पर्म सेल्स को। इसके अलावा यहाँ पर बाहर में मैंने कहा कि ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं इन ट्यूब के बाहर में भी कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो ट्यूब है इसके बाहर में भी कुछ ना कुछ सेल्स होंगे, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पर आउटर साइड में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं लेडिग सेल्स। क्या कहेंगे, लेडिग सेल्स। अब बात को ज़रा समझें अगर, तो हमने कहा कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में 2 से 3 या 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ऐसे हो सकता है ना कि यहाँ पर ऐसे 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे। अब इन 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में मतलब इनके बाहर में सेल्स प्रेजेंट हैं। तो बाहर में अगर सेल प्रेजेंट होंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या होंगे कि 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये भी तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर का ही पोर्शन हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। मतलब ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पर हैं, इन दोनों सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में।
और बीच के लिए यहाँ पर जो टर्म आता है वो आता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल, और इसी वजह से इन सेल्स का नाम पड़ जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो क्या कुछ प्रेजेंट होंगी, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होंगे, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स, और बाहर में जो है वहां पर प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेडिक सेल, और इसी के साथ साथ प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी बाहर में प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स भी होंगे जिनको हम लोग लेडिक सेल के नाम से जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मैक्रोफेजेस, कुछ और भी फैगोसिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस अदर phagocytic cells are also present। phagocytic cells ये इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो WBC हैं ये एक टाइप के, तो वो सारे सेल्स भी यहाँ पर बाहर में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो लेडिक सेल की बात आ जाती है कि लेडिक सेल का फिर फंक्शन क्या होगा सर, ये बताओ। तो यहाँ पर लेडिक सेल जो हैं, लेडिक सेल को लेडिक ने डिस्कवर करा था, खैर इसकी बात हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर नाम से पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल सेल यानी कि बीच के सेल, और ये सीक्रेट करते हैं इंटरस्टिशियल हार्मोन्स। सिंपल, इंटरस्टिशियल सेल क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इंटरस्टिशियल हार्मोन कौन से होंगे, यानी कि एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस किसको कहते हैं, तो एंड्रोजेंस दरअसल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स का ग्रुप होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जो हार्मोन्स आती हैं उनको हम लोग एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन है। हालांकि कई बार बुक्स के अंदर में एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरॉन के साथ एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करके यूज़ कर लिया जाता है। मतलब आप जहाँ पर एंड्रोजन बोलना चाह रहे हैं वहाँ पर आप टेस्टोस्टेरॉन भी कह सकते हैं, या फिर टेस्टोस्टेरॉन जहाँ कह रहे हैं वहाँ पर एंड्रोजन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सही भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड्रोजन के अंदर में टेस्टोस्टेरॉन के अलावा और भी हार्मोन्स आते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स का नंबर जो होता है, जो अमाउंट होता है, वो काफ़ी कम होता है। मतलब मोस्टली जो एंड्रोजेंस होते हैं उसके अंदर में जितने भी हार्मोन्स आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट 95 to 98% सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन होता है, और बाकी 2% 2 से 5% के अंदर में बाकी हार्मोन्स होते हैं। तो सिर्फ हम उनको क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, एंड्रोजन जो है वो मोस्टली किस चीज़ का बना हुआ है, टेस्टोस्टेरॉन का। तो हम लोग कह देते हैं कि ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करते हैं। हालांकि एंड्रोजेंस जो है उसका सिक्रेशन करते हैं, मतलब एंड्रोजन के अंदर में टेस्टोस्टेरॉन के अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से हार्मोन आएंगे उसकी बात भी हम आगे करेंगे, फिलहाल आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो जाती हैं कि क्या कुछ चीज़ें, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा उसके अंदर में, या जो बीच का स्पेस होगा वहाँ पर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि इंटरस्टिशियल हार्मोन का सिंथेसाइज भी करेंगे और सिक्रीशन भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिंथेसिस एंड सिक्रीट, दोनों का यहाँ पर सिंथेसिस भी करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और उसका सिक्रेशन भी करेंगे। साथ ही इसके साथ ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा, और एंड अदर फैगोसिटिक सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। फैगोसिटिक सेल्स या फिर इसी के साथ साथ जैसे कि मास्ट सेल हो गए, ठीक है, मास्ट सेल्स हो गए, हिस्टोसाइट वही फैगोसिटिक सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस फैगोसिटिक होते हैं, हिस्टोसाइट्स हो सकते हैं। तो ये सारे सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। ये था हमारा पहला पार्ट टेस्टिस के बारे में, यानी कि टेस्टिस के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस के बारे में हमने सारी की सारी बातें कर ली हैं। उसके बाद आ जाता है अपना एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। उसके बाद हम करेंगे आगे अगली किसी वीडियो के अंदर में, मतलब अगली किसी वीडियो में नहीं, अगली लेक्चर के अंदर में। थैंक यू।